गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। एज ये वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाला है ऐसे स्टूडेंट के लिए जो अब्रॉड में जाकर हायर स्टडीज करना चाहते हैं, वो भी चाहते हैं उन्हें भी एक चांस मिले हायर स्टडीज अब्रॉड में करने का। तो मेरा एक दोस्त है जिनका नाम स्वप्निल है, इनका जो है यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में हायर स्टडीज के लिए सिलेक्शन हुआ है। तो हाँ, चलिए हम उनसे बात करेंगे कि सिलेक्शन के लिए क्या क्या करना पड़ा, क्या क्या प्रोसीजर रहा, क्या स्टेप रहा, किस तरह से इनका सिलेक्शन हुआ। इस टॉपिक पे इनसे बात करेंगे। तो स्वप्निल आप बताएंगे। मेरा नाम है स्वप्निल गोस्वामी। मैं आसनसोल से हूँ। मैं बीएससी यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता का आशुतोष कॉलेज से किया हूँ। फिर उसके बाद जैम देखे तो मैं IIT पटना आ गया। तो यहाँ फर्स्ट सेमेस्टर से मेरा ऐसा कोई वो नहीं था कि मैं एब्रॉड जाऊँगा या फिर कुछ करूँगा। फिर सेकेंड सेमेस्टर में हमारा कुछ सीनियर को एब्रॉड जाते हुए देखा तो मुझे लगा कि हाँ चलो देखते हैं क्या चीज़ है, ट्राई करते हैं। तो फिर मैंने थोड़ा छानबीन किया कि पता चला कि क्या प्रोसीड्यूर्स है, क्या स्टेप्स है, क्या क्या करना पड़ता है। फिर मैंने अप्लाई किया तो उसके बाद आई गॉट सम ऑफर्स फ्रॉम USA। टोटल मुझे 5 ऑफर मिला है। मैं अभी फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा डिसाइड किया हूँ। तो हम स्वप्निल से जानना चाहेंगे कि क्या क्या स्टेप रहा है अब्रॉड स्टडी के लिए, इन्होंने क्या करना पड़ा इनको, तो बताएंगे। पहला स्टेप तो यही है कि अगर कोई USA आना चाहता है तो उसको इंग्लिश टेस्ट देना होगा। इंग्लिश टेस्ट में IELTS होता है, TOEFL होता है, ये दोनों मेन है। और GRE भी होता है, लेकिन अभी GRE कोविड के बाद से वेव हो चुका है तो GRE का जरूरत अभी नहीं पड़ता सारा। मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में GRE का जरूरत नहीं होता है। तो IELTS और TOEFL ये दोनों मेन इंग्लिश टेस्ट माना जाता है USA के लिए। तो इसमें से मैंने IELTS दिया था क्योंकि हमारा सारा सीनियर्स IIT पटना से IELTS ही दिए है, तो इसलिए मैंने भी IELTS दिया। तो मैंने दिया था अक्टूबर 27 को IELTS दिया था मैंने। मैं थोड़ा लेट दिया था क्योंकि अगर मतलब प्रोबेबिलिटी बढ़ाना होगा तो पहले IELTS क्वालिफाई करके पहले ही सब कुछ सिलेक्शन कॉलेज वगैरह सिलेक्ट करके पहले ही अप्लाई कर देना बेस्ट होता है। क्योंकि USA का डेडलाइन होता है 1 दिसंबर, प्रायोरिटी डेडलाइन मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज का, और स्टार्ट हो जाता है अक्टूबर 2nd वीक से। कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज का थोड़ा लेट चलता है, जैसे दिसंबर 15 हो गया, कुछ का जनवरी 1st वीक हो गया, कुछ का फरवरी तक भी रहता है, पर उसमें फायदा कुछ है नहीं। मैक्सिमम अप्लाई कर देना चाहिए दिसंबर 1 तक, या उसके बाद मैक्सिमम दिसंबर 15, उसके पहले सारा एप्लीकेशन हो जाना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश टेस्ट देना होगा, IELTS या TOEFL। मैंने IELTS दिया था, मेरा 7 आउट ऑफ 9 स्कोर था। और मिनिमम क्राइटेरिया होता है 6.5 मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज के लिए। कुछ का 6 भी होता है, और कुछ का सब स्कोर भी अलग अलग सा होता है, वो डिपेंड करता है उस पर। और TOEFL के लिए आई गेस 84-85 इज गुड ऑप्शन। बट कुछ यूनिवर्सिटीज में थोड़ा हायर स्कोर भी TOEFL में मांगता है। कहीं लिखा होता है कि IELTS का 7 इज इक्विवेलेंट टू TOEFL ऑफ 100। सो यू हैव टू सी देम फर्स्ट। एंड उसके बाद तुम्हें कॉलेज सिलेक्शन करना होगा। कॉलेज सिलेक्शन के कुछ ऑप्शंस है, जैसे QS वर्ल्ड रैंकिंग का एक लिस्ट आता है सब्जेक्ट वाइज। तो सब्जेक्ट वाइज तुम जाके कॉलेज का रैंकिंग देख सकते हो। फिर वहां जाके कॉलेज का लिस्ट बनाओ। फिर तुम्हारा जो रिसर्च इंटरेस्ट है, जिसमें तुम काम करना चाहते हो, या फिर जिसमें तुम प्रोजेक्ट कर रहे हो, या फिर आगे जाके तुम अगर फील्ड चेंज भी करना है तो जिसमें काम करना चाहते हो, उस फील्ड का प्रोफेसर, उस यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट में जाके क्या रिसर्च हो रहा है, उस फील्ड में कौन कौन प्रोफेसर काम कर रहा है, उसका एक लिस्ट बनाओ। फिर ऐसे कॉलेज सिलेक्ट करना होगा जैसे, और ऐसा भी देखना होगा कि कौन कॉलेज का प्रोबेबिलिटी कैसा है। ऐसा नहीं है कि तुम सारे कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो, और क्योंकि इसका फीस भी बहुत ज़्यादा है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ का मतलब फ्री होता है, बाकी मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ का फीस अलग सा होता है। और एक जैसे मैं यहाँ पे आके मेरे कुछ सीनियर्स, जैसे मेरे सायन भैया हो गया, कुछ प्रिंस भैया हो गया, ये सब मुझे बहुत हेल्प किए थे। कुछ एक चीज़ होता है एक्सेप्टेंस रेट, जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ में मोर देन 80% एक्सेप्टेंस रेट होता है। उन यूनिवर्सिटीज थोड़ा सेफ ऑप्शन होता है कि वहां जाके तुम्हें आसानी से मिल सकता है। तो एक्सेप्टेंस रेट एक देखने का चीज होता है। दूसरा, तो एक्सेप्टेंस रेट कहाँ से देखेंगे, मतलब वो गूगल पे जाके तुम यूनिवर्सिटी का नाम लिखोगे तो एक्सेप्टेंस रेट आ जाता है वहाँ, कितना % एक्सेप्टेंस रेट है, तो वो देखना होता है। फिर ऐसे ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है। जैसे सारे यूनिवर्सिटी का लिस्ट जब बन गया होगा तब तुम धीरे धीरे अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। एक ऑप्शन है कि तुम प्रोफेसर को रीच आउट करो डायरेक्टली कि मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, आपका रिसर्च मुझे अच्छा लगा। तो कैसे डायरेक्टली, मतलब उसके जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके वेबसाइट पे उनका कुछ ईमेल कांटेक्ट होगा या नंबर होगा, ऐसा कुछ रहता है? हाँ, उनके डिपार्टमेंट के प्रोफेसर के हर एक का अलग अलग वेब पेज होता है। वहाँ पे उसका रिसर्च वगैरह, पब्लिकेशन या फिर कॉन्टैक्ट सब कुछ वहाँ पे दिया रहता है। तो वहाँ से तुम कॉन्टेक्ट कर सकते हो। पर उतना ज्यादा फायदा है नहीं USA में, क्योंकि अगर USA में कोई प्रोफेसर
ले भी लेना चाहा, फिर भी अगर जब तक डिपार्टमेंट नहीं लेगा तब तक नहीं होगा, क्योंकि मेरा दिसंबर में प्रोफेसर मुझे सिलेक्ट कर लिए थे यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय शिकागो में, पर वहां पे मेरे डिग्री सर्टिफिकेट बीएससी का अभी तक इशू नहीं हुआ है। मतलब मुझे मिला नहीं, और इसके लिए मेरा वो कॉलेज अभी तक होल्ड पे रह गया है, क्योंकि मुझे अभी तक मिला नहीं। तो शायद इसीलिए बोलते हैं कि यूएसए में मतलब मेन है यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट से या फिर प्रोफेसर से कुछ नहीं हुआ। अच्छा, तो आपसे जानना चाहिए कि जो एजुकेशनल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है हाँ। वो क्या क्या है? तो पहले तो तुम्हें वो आईएलटीएस या टॉफल क्वालिफाई करना होगा, उसका एक सर्टिफिकेट आता है, वो सर्टिफिकेट मैंडेटरी है फॉर एप्लीकेशन, और उसको इलेक्ट्रॉनिकली यूनिवर्सिटीज में भेजना होता है। और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कहने का मतलब? हाँ, मतलब वो इंस्टीट्यूट, मतलब जहाँ तुम एग्जाम दोगे वो एग्जाम सेंटर खुद से यूनिवर्सिटीज में वो भेज देगा, और मतलब स्कोर भेज देगा, क्योंकि यूनिवर्सिटीज में तुमको कैसे पता चलेगा, ये जानना चाहेंगे आपसे। हाँ, मतलब जब तुम अप्लाई करोगे तो वहाँ पे इंग्लिश टेस्ट का वो डिटेल्स मांगता है, तो डिटेल्स जब दोगे तब तुम खुद से स्कोर तो बैठाना ही पड़ेगा, क्या किसमें क्या स्कोर मिला है। लेकिन वो लोग वेरीफाई करने के लिए डायरेक्ट इंस्टीट्यूट से जहाँ पे तुम एग्जाम दियो उस एग्जाम सेंटर से स्कोर मांगता है, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिकली प्रोसेस है, तुम भेज सकते हो। यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज है टॉयफल का फीस कम है एग्जाम देने के लिए, पर स्कोर भेजने के लिए तुम्हें फीस ज्यादा देना होता है कुछ। अच्छा, तो आपके हिसाब से स्कोर भेजने का भी प्लस एक्स्ट्रा फी लिया जाता है? टॉयफल के लिए 4 स्कोर फ्री है भेजना, 4 यूनिवर्सिटीज में स्कोर भेजना फ्री है। उसके बाद आईएलटीएस के लिए 5 यूनिवर्सिटी में स्कोर भेजना फ्री है, उसके बाद से पे करना होता है। टॉयफल के लिए थोड़ा ज्यादा है, लगभग 1500 के आसपास, और आईएलटीएस के लिए बस 250 रुपीज। तो ऐसा कोई वेबसाइट नहीं होता यूनिवर्सिटीज का जिससे आप अपलोड कर सके खुद से? सारे यूनिवर्सिटीज को वेबसाइट में अपलोड होगा, लेकिन फिर भी तुम्हें उनको ऑफिशियली टॉयफल का, आईएलटीएस का और टॉयफल का स्कोर भेजना होता है फॉर वेरिफिकेशन, क्योंकि तुम खुद से कुछ भी लिख सकते हो। वेरिफिकेशन के लिए वो लोग भी देखेगा कि तुम्हारा मैच कर रहा है, ये एक बात है। तो ये चाहिए, और पासपोर्ट चाहिए। आईएलटीएस या टॉयफल देने के लिए पहले से तुम्हारे पास पासपोर्ट होना चाहिए। पहले होता था कि बस आधार कार्ड से हो जाता था, लेकिन अभी रूल जो हुआ है कि एग्जाम में रजिस्टर करने के लिए भी तुम्हारे पासपोर्ट जरूरी है, पासपोर्ट ही मेन चीज है, तो पासपोर्ट पहले से होना चाहिए। डिग्री में क्राइटेरिया क्या क्या रहता है? डिग्री तो बीएससी 3 साल का बीएससी, अगर तुम पीएचडी करने जा रहे हो कोई बेसिक साइंस का कोर्स में तो बीएससी 3 साल का होना चाहिए, और मास्टर्स में तुम एनरोल्ड हो। कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि बीएससी अगर 4 साल का हो तो तुम डायरेक्ट पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और कुछ यूनिवर्सिटीज है जो सिलेक्टेड कुछ यूनिवर्सिटीज को 3 साल का बीएससी के बाद डायरेक्ट पीएचडी के लिए बुला लेते हैं। ऐसा कुछ यूनिवर्सिटीज है जहाँ मैं अप्लाई तो कुछ है जैसे परसेंटेज होता है कई यूनिवर्सिटीज में मास्टर के लिए, कई सीपीआई क्राइटेरिया होता है। तो परसेंटेज जो मतलब मुझे बोला गया था कि 7-8 सेफ है, मेरा खुद का 8 नहीं था, मेरा जब मैं अप्लाई किया था सीपीआई बता रहे हैं? हाँ, सीपीआई। तो मेरा 7.9 सीपीआई था उस वक्त जब मैं अप्लाई किया था सेकंड सेमेस्टर तक। तो कुछ लोग बोलते हैं 8 सेफ है, कुछ लोग बोलते हैं 7.5 प्लस। आप अपने हिसाब से बताएंगे? हाँ, मेरा जो ख्याल है, मुझे बोला गया 7.5 प्लस हो तो भी चलेगा, और कुछ लोग बोले थे 8 होगा। तो मुझे लगता है कि ये सीपीआई सिर्फ अकेला मेन क्राइटेरिया है नहीं, सीपीआई के साथ साथ टॉयफल या आईएलटीएस स्कोर देखता है, फिर सीवी देखता है, एसओपी देखता है। सब कुछ देखने के बाद और भी कुछ यूनिवर्सिटीज जो अच्छे यूनिवर्सिटीज है वहां पे और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स मांगता है, जैसे डाइवर्सिटी स्टेटमेंट हो गया, पर्सनल स्टेटमेंट हो गया, ये सब कुछ राइटअप देखने के बाद उसके बाद ही तुम्हारा एक प्राइमरी सिलेक्शन होता है। प्राइमरी सिलेक्शन के बाद तुम्हारा इंटरव्यू लिया जाएगा, इंटरव्यू के बाद फाइनल सिलेक्शन होता है। तो डॉक्यूमेंट क्या क्या आपको अपलोड करना है एजुकेशनल, वो मैं जानना चाहूंगा। पासपोर्ट हाथ में होना चाहिए, कहीं कहीं लगता है कहीं नहीं लगता है। आईएलटीएस का स्कोर कार्ड होना चाहिए, ठीक है। और डिग्री सर्टिफिकेट, ट्रांसक्रिप्ट वगैरह सारा ट्रांसक्रिप्ट होना चाहिए। डिग्री सर्टिफिकेट हो तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं हो तो अगर मांगे तो तुम्हें देना होगा। अच्छा। और क्या चाहिए, तुम्हारा सीवी चाहिए, रेज्यूमे, एसओपी चाहिए। अच्छा, एसओपी का मतलब बताइए? मतलब स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, तुम जिस फील्ड में रिसर्च कर रहे हो और तुम्हारा खुद का बैकग्राउंड समझाना होगा, तुम क्या किए हो। तो ये कहाँ से मिलेगा एसओपी स्टूडेंट को? वो तो तुम्हें मतलब सीनियर से मुझे हेल्प मिला था, मैं थोड़ा देखा था सीनियर से, फिर मैंने खुद लिखा था, फिर थोड़ा एडिट वगैरह करवाए सीनियर से, सर से, उसके बाद मैंने अपलोड किया। एसओपी चाहिए, और आपने बताया कि पासपोर्ट चाहिए, हाँ, और डॉक्यूमेंट चाहिए, सीवी चाहिए, और बीएससी का और एमएससी का ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, रिजल्ट चाहिए, और बस यही सब मेन क्राइटेरिया होता है, ये सब तो चाहिए। यानी आपका ये चीजें है, ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या कि आपका जो है मास्टर तक आप एनरोल होना चाहिए, आप मास्टर में एनरोल होना चाहिए। सेकेंड ईयर में तुम अभी हो, तुम्हारा खत्म होने वाला है, या फिर तुम्हारा खत्म मास्टर्स हो भी गया तो भी तुम अप्लाई कर सकते हो। मतलब बैचलर्स हो गया है
और मास्टर्स चल रहा है रनिंग सेकेंड ईयर, या फिर तुम कंप्लीट हो गया मास्टर्स। अच्छा, जैसे कि आप अप्लाई कर दिए और सिलेक्शन हो गया, तो आपको पता कैसे चलता है कि सिलेक्शन हो चुका है, या किसी तरह का मेल आता है या एक ऑफर लेटर? हाँ, जब मैंने आफ्टर एप्लीकेशन वो लोग एक मेल भेजा है, मेल भेजते हैं, वहाँ पे एक स्टेटस, सी स्टेटस बोल के एक ऑप्शन होता है, तो वहाँ जाके तुम्हें स्टेटस चेक करते रहना होगा कि क्या हुआ है। जैसे मैंने बोला जो डिग्री सर्टिफिकेट के लिए मेरा प्रॉब्लम हुआ था वो मेरे दिसंबर में ही हो गया था, तो मुझे लगा था ये हो जाएगा, पर हुआ नहीं। तो उसके बाद एक जनवरी 16 या 17 तो शायद मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा से मेल आया कि तुम्हारा स्टेटस चेंज हुआ है, चेक कर लो। तो फिर स्टेटस चेंज करने के लिए कोई साइट है जिसपे आप जाते हैं? नहीं, वो यूनिवर्सिटी मेल भेजेगा। अच्छा। जो जहाँ पे तुम एप्लीकेशन की हो, एप्लीकेशन पोर्टल में ही रहता है चेक स्टेटस। अच्छा। तो लॉगिन करके तुम्हें स्टेटस चेक करना होगा। जैसे आईआईटी जैम के लिए कोई करता है कि अपना लॉगिन करके चेक करता है कौन सा आईटी मिला, वैसे सेम चीज है। वहाँ जाके एप्लीकेशन पे जाके तुम्हारा वहाँ पे दिख जाएगा कि तुम्हारा क्या स्टेटस है। तो उसके बाद वो लोग, मैं देखा कि मैं आई गॉट सिलेक्टेड, फिर ऑफर लेटर भी आ गया अगले दिन ही। फिर उसके बाद ऐसा चलता रहा। उसके बाद मुझे और भी टोटल 5 ऑफर मिले। एक उसके बाद आया था मेरा जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी से, फिर आया मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैरोलिना से, उसके बाद आया यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास से, और लास्ट में आया यूनिवर्सिटी ऑफ ओक्लाहोमा। टोटल ये 5 यूएसए में मुझे मिला है। अच्छा, कुछ आप वहाँ के बारे में, स्कॉलरशिप के बारे में बताएंगे? हाँ, स्कॉलरशिप यूएसए में स्कॉलरशिप डिपेंड करता है कि तुम कौन सी जगह पे हो। वहाँ पे एक्चुअली यूएसए में जहाँ खर्चा ज्यादा है, तो वहाँ पे स्टाइपेंड भी बहुत ज्यादा देता है। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा गेंसविले थोड़ा चीप है, इसलिए स्टाइपेंड थोड़ा सा कम है। लेकिन जॉर्ज टाउन है वाशिंगटन डीसी में, तो वहाँ पे मुझे स्टाइपेंड दे रहा था बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। तो इसका फ्लोरिडा से लगभग 50% ज्यादा दे रहा था मुझे, तो बहुत ज्यादा दे रहा था वो लोग, क्योंकि वहाँ पे खर्चा भी बहुत ज्यादा है। तो खर्चे के हिसाब से पूरा स्कॉलरशिप चलता है यूएसए में। और जस्ट तुम सिलेक्ट हो जाओ, फिर सीधा तुम्हें स्कॉलरशिप के लिए असाइन कर दिया जाएगा। तो स्कॉलरशिप जब तक वहाँ स्टडीज करता है, यानी कि कोर्स ड्यूरेशन तक उनको दिया जब तक कोर्स ड्यूरेशन चल रहा है तब तक तुम्हें स्कॉलरशिप मिलेगा। और कुछ चीजें होता है, जैसे टीए ड्यूटी के लिए तुम्हें कहीं कहीं अलग से स्कॉलरशिप देता है। तो जैसे मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में अलग कुछ नहीं है, तुम्हें या फिर टीए करना होगा या फिर आरए करना होगा। आरए टीए मतलब टीचिंग असिस्टेंट, आरए मतलब रिसर्च असिस्टेंट। टीए का काम है क्लास लेना बच्चों का, और आरए का काम है बच्चों का लैब में मदद करना। मतलब जैसे यहाँ पे एमएससी के लिए पीएचडी वाले भैया या दीदी लोग सब लैब में हमें असिस्ट करते हैं, वैसे हमें वहाँ करना होगा अगर आरए हुआ तो। क्या स्कॉलरशिप सारे बच्चे को मिलते हैं जिनका उस यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होता है? हाँ, कि ये एक नहीं, ये भी एक प्रॉब्लम है कि जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा मेरा फुल्ली फंडेड है, मुझे कुछ पे नहीं करना होगा, बस स्टूडेंट फीस है वो अलग से होता है, वो पेमेंट करना होता है। लेकिन कहीं कहीं है कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे पेमेंट तुम्हें मतलब कुछ फुल्ली फंडेड नहीं होता है, तो तुम्हें खुद से पेमेंट करना होगा। वो लोग स्कॉलरशिप तो दे देगा, लेकिन तुम्हें खुद से भी पेमेंट करना होगा। जैसे न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास का कोई एक यूनिवर्सिटी है, मुझे याद नहीं आ रहा, वो लोग कुछ लोग बोल रहे थे वहाँ पे तुम्हें फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा पेमेंट करना हो रहा है, ट्यूशन फीस वगैरह सब कुछ। तो वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम दिक्कत हो जाता है। तो शुरू में कितना पेमेंट करना पड़ेगा? जैसे कि आपने बताया कि वो गवर्नमेंट जो भी है, जैसे कि आपने बताया आपका हुआ है, तो इसको वो पेमेंट आपने, आप जो पेमेंट के बारे में बात की कि आपको देना पड़ेगा, कौन सा पेमेंट आपने बोला? वो मुझे जो देना पड़ेगा, हाँ। मुझे देना पड़ेगा स्टूडेंट फीस। स्टूडेंट फीस लगभग कितना, किस तरह से जाता है वो थोड़ा मैं इसलिए पूछ रहा आपसे ताकि आइडिया लग जाए सामने वाले को। सेमेस्टर में लगभग टोटल जो होगा वो टोटल मतलब पूरा 1 साल का जो होगा वो मेरा 1 महीने का स्कॉलरशिप के आसपास होगा। ये थोड़ा सा कम ही मान लो, 1 महीने का स्कॉलरशिप से भी थोड़ा सा कम, वो मुझे देना पड़ेगा। वो बहुत नॉमिनल है। और एवरेज कितना स्कॉलरशिप आपको मिल जाता है? एवरेज बताएंगे, कोई एग्जैक्ट कोई जरूरी तो नहीं, एक आइडिया। मतलब वो डिपेंड करता है, कहीं कहीं 1.8 लाख के आसपास, कहीं कहीं 2.8 लाख 2.9 लाख भी मिल जाता है। तो जगह के ऊपर डिपेंड करता है। जॉर्ज टाउन में मुझे बहुत ज्यादा। मिनिमम कितना अमाउंट रिक्वायर्ड होगा, नीड होगा किसी बच्चे का है कि वो सोच सकता है कि अब्रोड में हम जो है अब्रोड में पढ़ने के लिए वो ट्राई कर सकता है? ये मतलब एप्लीकेशन फीस बहुत ज्यादा है, दूसरा तो इंग्लिश टेस्ट ये भी बहुत ज्यादा है कि मेरा आईएलटीएस का 17,000 के आसपास कुछ पेमेंट फीस लगा था, एप्लीकेशन फीस। और उसके बाद अगर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहो तो हर एक यूनिवर्सिटी में 7-8 हजार तो मिनिमम चलता ही है एप्लीकेशन फीस। तो मेरा टोटल खर्चा हुआ था 1 लाख के आसपास, मेरा खर्चा हुआ था पूरा सब कुछ, इंग्लिश टेस्ट हो गया। यानी कि आपका सिलेक्शन तक में मतलब 1 लाख रुपया मतलब खर्चा हो चुका है, एक आसपास हाँ करीब उतना। लेकिन अब बाकी आगे का जो है, मैं आपसे एग्जैक्ट ये जानना चाहता हूँ मिनिमम कितना मनी की नीड होगी
कि यानी एक एक्सपेक्टेशन कि इतना मनी होने के बाद हम ट्राई कर सकते हैं, अब्रॉड से हम स्टडी कर सकते हैं, ये जानने की कोशिश वो कर तो रहे तुम हैं। एजुकेशन लोन ले सकते हो, एजुकेशन लोन से थोड़ा हो जाएगा। बाकी मतलब देखो मेरा जैसे स्कॉलरशिप को लेके मैं जानना मेरा चाहूँ। जैसे मेरा इंस्पायर स्कॉलरशिप था, इसलिए मेरा एप्लीकेशन फीस बच गया, मतलब मेरा जो था उससे मेरा एप्लीकेशन फीस हो गया। अब मुझे जो करना पड़ रहा है वो है वीजा एप्लीकेशन, उसमें थोड़ा खर्चा है, उसमें सबका ही खर्चा होगा, ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन है खर्चा है, अब 50 के आसपास तो है, बहुत ज्यादा है। और उसके बाद और क्या करना पड़ेगा फ्लाइट बुक करने के लिए, अगर यूएस से जा रहे हो तो फ्लाइट का भी बहुत खर्चा है, 1.5 के आसपास खर्चा है फ्लाइट टिकट का, तो ये यूनिवर्सिटी देता नहीं है, तो तुम्हें खुद से अरेंज करना होगा। फिर वहां जाके एक दो हफ्ते का तो तुम्हें जुगाड़ खुद से करना पड़ेगा, हाँ। लेके जाना होगा तुम्हें खुद, क्योंकि वहां पे बाई वीकली स्टाइपेंड देता है, मतलब 2 हफ्ते में एक बार स्टाइपेंड मिलता है। तो इसलिए यही अच्छा हुआ कि तुम पहले 2 हफ्ते का लेके मिनिमम आपके हिसाब से एक एवरेज में बोलिए, क्योंकि वो ज्यादा भी हो सकता है, एक कम भी महीने हो का सकता है। स्टाइपेंड लेके चला जाओ, एक महीने का तुम्हारा जितना स्टाइपेंड देगा एक महीने का, वो एक महीने का स्टाइपेंड तुम्हें लगेगा। मान लो एक महीने का स्टाइपेंड तुम 2 हफ्ते में खर्चा होगा ही, क्योंकि तुम्हारा सेटल होने में थोड़ा खर्चा उसके बाद होता है। फिर स्टाइपेंड मिलने लगेगा तो हाँ, और रूम का भी पहले से बुक करके रखना होता है, तो रूम बुकिंग का भी थोड़ा चार्जेस तो लगता ही है, तो ये सब है। जब स्टाइपेंड मिलने लगेगा तो फिर कितना खर्चा लगेगा उसको, कॉलेज को देना पड़ेगा? स्टाइपेंड को क्या स्टाइपेंड में ही हो जाएगा? मेरा कॉलेज को तो मुझे कुछ नहीं देना पड़ेगा, बस स्टूडेंट फीस देना होगा, वो भी साल में 3 बार, वो मैंने बताई, 1 महीने का स्कॉलरशिप का थोड़ा सा कम चाहिए होता है, और वो मेरे लिए, बाकी के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग क्राइटेरिया है, ये तो मुझे नहीं पता ठीक से बाकी यूनिवर्सिटीज का। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने सारी जानकारी दे दी, और आपके साथ ये वीडियो साझा इसलिए कर रहा हूं ताकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो जानना चाहते हैं और अब्रॉड से स्टडी करना चाहते हैं, लेकिन उनको इस तरह की बहुत सारी जानकारी की, इवन मुझे भी जानकारी की कमी थी, और यहाँ आकर पता चला, आपसे मैंने बात की और मुझे पता चला, और उन लोगों को भी ये वीडियो काफी हेल्पफुल लगेगा, जिनको भी लगेगा वो आप अपने रिक्वायर के हिसाब से वीडियो देखें जिनको जाना है, और कोई तरह का अगर क्वेश्चन रह जाता है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। सच बोलो तो मतलब ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस मतलब अचानक से कोई करने गया तो कभी नहीं खत्म हो पाएगा। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ जो इस एप्लीकेशन के दौरान मुझे बहुत हेल्प किया है। मैं लास्ट मोमेंट में एप्लीकेशन किया हूँ, जो मैं रिकमेंड करूँगा किसी को ना करने के लिए, बहुत पहले से अप्लाई करना स्टार्ट कर दो, नवंबर का फर्स्ट वीक से एप्लीकेशन करना स्टार्ट कर दो। कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि तुम्हें एप्लीकेशन फी वेव हो जाता है, कहीं कहीं तुम अगर पहले से अप्लाई करोगे तो पूरा एप्लीकेशन फी भी वेव हो सकता है। तुम्हें पहले से उन्हें मेल करके प्रोसेस लिखा होता है वेबसाइट में, तुम्हें बताना होगा कि मुझे एप्लीकेशन फी वेव करना है, मैं थोड़ा लोअर मतलब पोर फाइनेंशियल कंडीशन से हूँ, तो मुझे करना चाहिए ऐसा, तो हो जाता है ऐसा। तो पहले से इसलिए अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत यूनिवर्सिटीज में नहीं मिला था जो मेरे सीनियर्स को मिल गया 1-2 यूनिवर्सिटीज में, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ पहले से करना चाहिए। और ये सब पूरा प्रोसीड्यूर मुझे मेरे सीनियर्स समझाए हैं बहुत अच्छे से। मेरा जो सायन भैया हो गए, दीपांशु दी हो गए, रिद्धिमान भैया हो गए, गौरव भैया हो गए, उससे भी सीनियर सोम भैया है, प्रिंस भैया मुझे बहुत मदद किए हैं, सोम भैया ने भी बहुत मदद किया है, और फिर आफ्ताब भैया हैं, वो भी मुझे बहुत मदद किए हैं। इन सीनियर्स ने मुझे बहुत हेल्प किया है। एंड मेरे लैब तो मुझे बहुत सपोर्ट किया है इस मामले में कि तुम जाओ एप्लीकेशन करो, तुम्हारा इंग्लिश टेस्ट तुम पढ़ लो, तुम्हारा एप्लीकेशन मतलब चल रहा है, तुम जाओ जल्दी एप्लीकेशन खत्म कर लो। ये सब मुझे इस मामले में बहुत हेल्प किया है। मैं लैब से मतलब बहुत टाइम मिला है कि एप्लीकेशन करने के लिए। एंड मेरे यहाँ पे कुछ दोस्त है जो मुझे बहुत सपोर्ट किए इस मामले में। मेरा जब लो टाइम चला, जब तुम एप्लीकेशन करोगे तो तुम्हें खुद समझ आएगा कि मेरा कहीं नहीं हो रहा है, इसका दिमाग खराब हो जाता है। तो उस वक्त मुझे बहुत सपोर्ट किया है मेरे कुछ दोस्तों ने। मेरे बहुत अच्छे दोस्त मुझे यहाँ मिले हैं जो मुझे सपोर्ट किया है। बाकी दोस्त भी सारे मुझे इस इनकरेज किया है थोड़ा। सब यहाँ पे जब मैं एप्लीकेशन कर रहा था तो सब मुझे पूछते रहता था कि कैसे चल रहा है एप्लीकेशन, क्या चल रहा है। तो इस मामले में मुझे बहुत सपोर्ट मिला है। और मेरे कुछ दोस्तों से तो मेरा मतलब क्या बताऊं कि मेरे लो टाइम में उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। तो थैंक्स टू एवरीवन जिसने मुझे इस मामले में सपोर्ट किया है, दिल से थैंक यू। एंड जल्दी एप्लीकेशन करना चाहिए, यही मेरा फाइनल रिकमेंडेशन है कि अक्टूबर फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक से निकल जाता है, तुम अक्टूबर थर्ड वीक में कॉलेज सिलेक्ट कर लो, उसके बाद नवंबर फर्स्ट वीक से एप्लीकेशन करना स्टार्ट कर दो। और नवंबर फर्स्ट वीक से जहाँ पे फी वेविंग का है वहाँ पे मेल करना स्टार्ट कर दो, तो तुम्हें फी वेविंग का रिप्लाई जल्दी जल्दी आ जाए तो नवंबर का सेकेंड वीक थर्ड वीक तक अप्लाई कर देना। तो बस यही बोलना चाहिए। थैंक यू एंड थैंक यू टू प्रमोद जिसने ये वीडियो शूट करने के लिए मुझे बार बार मजबूर किया। शायद तभी मैं बना पाया, वरना बहुत लोगों को ये मिस हो जाता है ये अपॉर्चुनिटी।
तो क्योंकि मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी पता चला, तो जिसने भी करना चाहा तो सबको पता चलना चाहिए। तो थैंक यू प्रमोद। थैंक यू। तो गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूले। ऐसे स्टूडेंट के पास जरूर पहुंचाए जो अब्रोड में स्टडी करना चाहते हैं, हायर स्टडीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठोक लीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए।